डीडी न्यूज़ हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा कुलदीप फेरान का प्यार भरा नमस्कार। और आज की बात के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में बदलते मौसम की। और इस चर्चा पर हमारे साथ चर्चा के लिए जो अतिथि हैं वो खुद मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मौसम विज्ञान केंद्र आखिर करता क्या है? मौसम विज्ञान केंद्र की कार्यशैली किस तरह की है? देखिए, भारत मौसम विज्ञान विभाग शिमला का जो केंद्र है वो भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधीन आता है। और ये हिमाचल प्रदेश में जितनी मौसम संबंधी जानकारी हैं, जैसे मौसम ऐसी हवाओं के ऊपर जो पश्चिमी विक्षोभ को मजबूत बनाती है उसके ऊपर असर पड़ रहा है। और उससे ये हो रहा है कि जो पश्चिमी विक्षोभ की जो इंटेंसिटी है और डायरेक्शन है और जो उनकी गति है उसके ऊपर भी जो है तापमान जो बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं कि उसका भी असर हो रहा है। अल नीनो इफेक्ट की आपने बात कही डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा ये जो टर्म है अल नीनो, ये हमने मॉनसून के सीज़न में वर्ष 2023 में यानी गत वर्ष में हमने इसे सुना। और अल नीनो के प्रभाव से जितने भी हमारी जो मॉनसून की दशाएं थी वो बिगड़ी रही और अतिवृष्टि का कारण बनी। तो ये आखिर है क्या अल नीनो और ये इफ़ेक्ट कैसे क्रिएट होता है और इसका क्या योगदान रहा मॉनसून को अतिवृष्टि में बदलने के लिए? देखिए, एल नीनो जो है ये ऐसा होता है कि जो हमारा समुद्र है इक्वेटर के जो है ट्रॉपिकल जो है पैसिफिक ओशन, एक तो हमारा हिंद महासागर, वहाँ पे जो है एक तापमान होता है सी सरफेस टेम्परेचर को जिसको हम बोलते हैं। जब भी टेम्परेचर सामान्य से ज़्यादा जाता है तो हम इसको जो है एल नीनो की दशा बोलते हैं। तो ऐसे में ये होता है कि जो हमारा ईस्ट जो है ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन होता है वहाँ पे तापमान सामान्य से ज़्यादा चले जाते हैं। अगर तापमान बढ़ता है उस जगह पे तो क्या होता है कि जो भी हवाएं बादल लाती हैं, बरसात लाती हैं हमारे इलाके में, वो हमारे इलाके से जो है साउथ अमेरिका की तरफ चली जाती हैं। तो जो भी हमारे इलाके में फिर बारिश कम होगी, यहाँ पे ड्राउट की सिचुएशन बन जाती है और बरसात भी कम होती है। तो एल नीनो जो है न केवल हमारे यहाँ पे असर करता है लेकिन ग्लोबली इसका पूरे वैश्विक तौर पर इसका असर देखने को मिलता है। और इसमें क्लाइमेट में एनोमली होती है, परिवर्तन होता है, उससे बारिशें और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं उनमें बदलाव आता है। तो ये मुख्य, और पिछले साल जो हमने बरसात में देखा एल नीनो ज़रूर था, पिछले साल अगस्त में हमें देखने को मिला। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ एल नीनो के साथ साथ जो एक और दूसरी चीज़ थी जो कि हमारा जो इंडियन ओशन है उसका तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा था, तो वो जो है मानसून को अच्छा करने में हमें मदद दी। और दूसरा कारण यह रहा पिछले साल की पश्चिम विक्षोभ काफ़ी आए पिछले साल, जो कि मानसून में आमतौर पर कम देखने को मिलते हैं। तो मानसून और पश्चिम विक्षोभ जो थे उनका दोनों का असर हमें इकट्ठा देखने को मिला। और आपने देखा होगा कि पिछले मानसून में हिमाचल प्रदेश में ऐतिहासिक बारिशें हुई और बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान भी रहा। और 3 ऐसे इवेंट हुए जो कि ऐतिहासिक थे हिमाचल प्रदेश में। जी डॉक्टर साहब, बरसात के वो ज़ख्म हिमाचल प्रदेश कभी भूल नहीं पाएगा जो 2023 के सीज़न में उन्हें मिले हैं। ये जो इफ़ेक्ट था ये अभी ख़त्म नहीं हुआ था कि इस तरह से ये सूखे जैसी स्थिति बनी है जो इस वक्त सर्दियों के मौसम में बर्फ़ ना होने को बताया जा रहा है। तो क्या कारण है? क्या ये वही बरसात के दौरान हुई अतिवृष्टि ही एक कारण है कि अभी भी जो है सर्दियों के मौसम में भी इस तरह का फिनोमिना बना हुआ है कि ना ही बर्फ़बारी हो रही है और ना ही कोई बारिश? हाँ, देखिए, अभी जो है जैसे मैंने पहले बताया कि इस साल जो है अभी तक जो हमने एनालिसिस किया है उससे इंडिकेट हो रहा है कि इस साल का विंटर जो है, सर्दियां जो है खासकर कम रहेंगी। कम रहने से तात्पर्य है कि बर्फ़बारी कम होगी, बारिशें कम होगी और तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा रहेंगे। और इसका मुख्य कारण जो है कि पश्चिम विक्षोभ का ना बनना। और पीछे हमने देखा कि जितने पश्चिम विक्षोभ बने भी हैं वो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के बाद जब हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में आते हैं तो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। और कमज़ोर होने के बाद जो है लगभग ना के बराबर जो है बर्फ़बारी और बारिश देते हैं और गर्मी हमारे इलाके में देते हैं। तो ये हो गया कि पश्चिम विक्षोभ बहुत कमज़ोर और ना बनना इनका। और उसके बाद जो ग्लोबली जो इसका जो हमारी हवाओं की जो दशा है और दिशा है
उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अंतर है कि इस साल जो है जो हवाएं हमारी तरफ आनी चाहिए थी सर्दियों में, वो जो है नॉर्थ पोल की तरफ जा रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, जिसकी वजह से जो है ऊपर जो है पोल की तरफ जो है वेदर हो रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे, इसमें यूरोप भी शामिल है और एशिया, यहाँ पे जो है ओवरऑल जो है अगर देखा जाए तो कुल मिला के बर्फबारी और बारिश न केवल हमारे यहाँ पे बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इन जगहों पे भी कम है। जी डॉक्टर साहब, आमतौर पर मौसम विज्ञान को एक अनिश्चित विज्ञान कहा जाता है, लेकिन वर्तमान जो मौजूदा तकनीकें हमारे पास उपलब्ध हैं उसके ज़रिए हम इसे स्टडी कर पा रहे हैं और इसके होने वाले प्रभावों के बारे में हम बता पा रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा और आपको कहना चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरह की तकनीकों का इस्तेमाल करके मौसम विज्ञान केंद्र फोरकास्ट और वायुमंडलीय दशाओं को पढ़ता है और बताता है। कृपया इस बारे में बताएं। देखिए, आजकल जो मौसम विज्ञान विभाग है वो जितने भी विश्व में बहुत एडवांस और जो है विभाग हैं मौसम के, उनके बराबर की हमारे यहाँ टेक्निक्स हैं। और उसमें मुख्य तौर पर हमारे जो है कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर जो हैं, जो कि बहुत स्पीड से कंप्यूट करते हैं, उसमें हम जो है तरह तरह की जो है फोरकास्ट भविष्यवाणियाँ तैयार करते हैं। और उसमें मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि 3 घंटे से लेके हम जो है लगभग एक सीज़न तक, 6 महीने तक जो है हम जो है फोरकास्ट या भविष्यवाणी बताने में सक्षम है। और ये क्या करते हैं, बेसिकली ये जो सुपर कंप्यूटर है इनमें हम क्या करते हैं कि किसी क्षेत्र का, जैसे हिमाचल प्रदेश है, इस क्षेत्र का हम जो है पूरा जो भी हमारे मौसम की प्रणालियाँ होगी उनको हम लेते हैं, इकट्ठा करते हैं और उस सारे पूरे इन्फॉर्मेशन को, डाटे को जो है हम सुपर कंप्यूटर में प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद फिर जो है हम देखते हैं कि अगले 3 दिन में, अगले 10 दिन में, अगले 1 महीने में, अगले 6 महीने में किस तरह का जो है मौसम रहने वाला है। न केवल इतनी बात है बल्कि हम जो है आपको जो है फोरकास्ट जो है आजकल 3 किलोमीटर का जो हमारा एक रेडियस होगा उसमें भी सक्षम है बताने कि 3 किलोमीटर में कितनी बरसात होगी और इसकी गति क्या होगी, बरसात की रेनफॉल रेट क्या होगा प्रति घंटा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है हमारे बहुत एडवांस आजकल सैटेलाइट आ गए हैं जी, और सैटेलाइट जो है आजकल पूरा कवर करते हैं। और जैसे लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे जो है हमारे ऑब्जर्वेशन बहुत कम होती है, तो वहाँ सैटेलाइट की हम मदद लेते हैं। और सैटेलाइट भी जो है 1 किलोमीटर तक जो है बादलों की जो है दिशा और उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी और कहाँ पे वो जाने वाले हैं। और न केवल इतना बल्कि रेनफॉल को भी एस्टिमेट करते हैं, रेनफॉल पर्टिकुलर बादल जो है कितनी बरसात देगा। और मैं इसका महत्वपूर्ण उपयोग हमने पीछे मानसून में देखा कि जब जो है 8 से 12 जुलाई में अत्यधिक बारिशें हो रही थी, उन दिनों रात के टाइम में हमने जो है अलर्ट्स भी दिए, जो कि हालांकि उसका समय कम था प्रदेश सरकार को एक्शन लेने में, लेकिन काफ़ी उसकी मदद रही। दूसरा उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो डॉपलर रडार जो आप कई बार आपने देखा होगा कि रडार जो है कई तरह के रडार हैं। कई तो आपने देखा होगा कि मिलिट्री में भी यूज़ होते हैं, एविएशन में यूज़ होते हैं। हमारा जो वेदर रडार है आजकल हम डॉपलर रडार यूज़ करते हैं। तो डॉपलर रडार से तात्पर्य है कि न केवल ये बादल को देखता है बल्कि बादल में कितनी वर्षा होगी, बादल की कितनी गति होगी और बादल जो है अगले 10 मिनट में कहाँ जाने वाला है। तो ये बहुत ही एक अच्छी तकनीक है और इसका भी हम भरपूर फ़ायदा लेते हैं। और हिमाचल प्रदेश में हमने 3 जो है डॉपलर वेदर रडार हमने लगाए हुए हैं और इसका काफ़ी एरिया में कवरेज होता है। और इसका नाउकास्ट जो है, जो कि एक थोड़े समय के लिए फोरकास्ट होता है, वो हम देने में सक्षम है। जी, आपसे जानना चाहूँगा, आपने जिन 3 डॉपलर रडार की स्थापना की जो आप बात कह रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है, वो किस जगह पर हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं? देखिए 3 जगह पे हैं। एक तो शिमला ज़िले में है, जो कि हमारे यहाँ शिमला में कुफरी में लगा हुआ है। दूसरा जो है मंडी में है, मुरारी देवी में हमारा स्थापित है। और तीसरा जो है जोत चंबा में है। तो ये 3 डॉपलर वेदर रडार हैं और इनका जो कवरेज है, स्पेशली कितना कवर करते हैं, लगभग 100 किलोमीटर का एरिया ले लेते हैं। तो इसमें हिमाचल प्रदेश का लगभग 85% जो है जोग्राफिकल एरिया जो है वो कवर होता है। और काफ़ी जो है इन्फॉर्मेशन इससे हमें मिलती है।
और रडार का जो हमारा एक रडार कंट्रोल रूम जो है हमारा मौसम विज्ञान केंद्र शिमला में हमने स्थापित किया हुआ है, और उसके ज़रिए जो है हम रियल टाइम जो है कि किस टाइम बादलों की क्या स्थिति है वो बताने में भी सक्षम है। सर, आमतौर पर लोगों के मन में ये सवाल रहता है, मैंने इस बारे में जब लोगों से बात की उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा है कि फोरकास्ट जो है दिया जाता है, पूर्वानुमान जारी किया जाता है, लेकिन वो विफल पाया जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण रहते हैं कि जो वेदर का जो अंदेशा या अनुमान आपके द्वारा जारी किया जाता है, क्या कारण रहते हैं कि वो उस हिसाब से मौसम में परिवर्तन नहीं आ पाते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्थिति थोड़ा अलग है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि तो कुछ तो पंजाब की क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ का मौसम की प्रणालियाँ मिलेंगी। उसके बाद फिर जो बीच के ज़िले जो हमारी जो हमारा मध्य हिमालय आता है वहाँ की कुछ जो है क्लाइमेटिक सिचुएशन थोड़ी अलग है। ऊपर आपका टेम्परेट क्लाइमेट आता है, तो एक बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है प्रणालियों में। तो एक तो ज्योग्राफी की एक हमारा ज्योग्राफिक रीजन एक कंस्ट्रेंट्स है, मैं ये नहीं कहता कि उसमें गुंजाइश की आवश्यकता है, लेकिन एक जो है थोड़ा सा उसमें कंस्ट्रेंट्स हैं हमारी दिखते हैं। और दूसरा मैं एक बार भविष्यवाणी के बारे में थोड़ा ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जब हम भविष्यवाणी देते हैं और लोगों तक पहुँचती है उसमें भी एक गैप है। गैप से तात्पर्य ये है कि जैसे मैं एक ज़िले की भविष्यवाणी देता हूँ, शिमला ज़िले की भविष्यवाणी देता हूँ, तो वो शिमला ज़िले की भविष्यवाणी पूरे ज़िले के लिए है। अब उसमें होता ये है कि जैसे ज़िले को भी हमने कुछ हिस्सों में बांटा होता है जिसके लिए भविष्यवाणी हम तैयार करते हैं। जैसे 12 किलोमीटर के लिए हम कोई रेनफॉल की भविष्यवाणी करते हैं, तो ज़िले में मान लीजिए आपके 12 किलोमीटर में मान लीजिए 10 जगह पे फोरकास्ट निकलती है जी, तो हम पूरे ज़िले के लिए एक जो है टोटल फोरकास्ट जो है बनाते हैं। तो उस फोरकास्ट में भविष्यवाणी में ये हो सकता है कि ज़िले के कुछ हिस्सों में बारिश हो लेकिन कुछ हिस्सों में बारिश ना हो। यानी फोरकास्ट जो है वो एक कैलकुलेटेड अमाउंट में किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी स्थान क्योंकि वो एवरेज होता है ज़िले का, तो उससे तात्पर्य ये नहीं है कि ज़िले के हर एक हिस्से में बारिश होगी। पहली बात तो ये है। अब वो भी निर्भर करता है कि वेदर सिस्टम किस तरह के हैं। अगर छोटे सिस्टम है, मान लीजिए हवाओं की जो साइज़ है उनका एरिया छोटा है जी, तो हर जगह नहीं वो बरसेंगे। तो भविष्यवाणी हमने मान लीजिए ज़िले के लिए दी है, तो हो सकता है किसी के लिए वो ठीक हो, किसी के लिए गलत हो। तो एक तो ये बात हुई। दूसरा कारण ये है कि मुख्य कारण जो है कि जो हम फोरकास्ट देते हैं उसमें भी कई बार जो हमारी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कहते हैं कि हमारे देने का तरीका है, उसमें भी कई बार जो है गैप हो जाता है कि हमारे जो माध्यम हैं जिससे लोगों तक जानकारी पहुंचती है वो भी कई बार बताने में या जो हमारे द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं उसको थोड़ा सा और उसमें कई बार अंतर आ जाता है और लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो प्रॉपर जो हो नहीं पाती है। ये मैं मानता हूँ कि भविष्यवाणी गलत भी होती हैं। पीछे अभी हमने देखा कि विंटर में 4 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आई, तो हमें थोड़ा इसमें लगा कि हमने जो सोचा था, एस्टिमेट किया था, उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन भविष्यवाणी है, देखिए उसमें तत्पर हम लगे हुए हैं और भविष्यवाणियों में हमेशा प्रसन्न रहेंगे। जी सर, आपने 2023 के मानसून के बारिशों के बारे में आपने जिक्र किया। आपसे आपका व्यक्तिगत अनुभव जानना चाहूँगा कि उस दौरान जो है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने किस तरह से काम किया और क्या आपका व्यक्तिगत अनुभव रहा उस एक दौर में जब पूरा प्रदेश त्रासदी के दौर से गुजर रहा था? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पर तो मैंने भी अपने ऐतिहासिक जीवन में इस तरह का बर्फबारी और बारिशें नहीं देखी हैं। और जहाँ तक इस बरसात की बात करें तो हमारा पूरा मौसम विज्ञान विभाग, मैं खुद और हमारे पूरी टीम जो है, बल्कि अपना लाइफ का रिस्क लेके, क्योंकि शिमला शहर में आप देख रहे होंगे कि अगस्त में पूरे शहर में लैंडस्लाइड्स और पेड़ गिर रहे थे, हमारे लोग जो है लगातार लगे रहे। और जो हमारी तरफ से जो अलर्ट दिए गए या जो जानकारियाँ दी गई, मैं ये नहीं कहता कि उसका बहुत फ़ायदा हो, लेकिन काफ़ी हद तक उसका फ़ायदा हो, ना केवल जान माल के नुकसान को बचाने में बल्कि उसके बाद जो उसका रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन हो उसके लिए काफ़ी उसमें फ़ायदा रहा। जहाँ तक इससे जो है लेसन लेने की बात है, मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं और इस तरह के जो मौसम की प्रणालियाँ हैं या वेदर हैं आगे भी हमें देखने को मिलेंगे जी। तो हमें जो है न केवल तैयार होना है बल्कि हमें जो है
इस तरह के जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, खासकर हिस्टोरिकल बारिश है या बादलों का फटना है, इसके लिए हमें न केवल तैयार होना है बल्कि हमें मिलजुल के और भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, ताकि हम जो है समय रहते और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो है इस दिशा में आगे बढ़ें और जान माल का जो नुकसान होता है उसको और कम करें, और ताकि हम मौसम विभाग ये कह सके कि कम से कम जान माल का नुकसान जाने तो कम से कम हम रोक सकें। जी, क्या डॉक्टर साहब जो मौसम विज्ञान केंद्र शिमला है, क्या वो तकनीकों से, टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से सुविधाओं से युक्त है, या उसमें अभी भी हिमाचल प्रदेश के भीतर कुछ किए जाने की आवश्यकता है? देखिए, करने की बात तो बिल्कुल है, अभी हमें कुछ ऑब्जर्वेशन को लेके थोड़ा काम करना है, क्योंकि हमारा कुछ सर्वेलेंस अभी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। एक तो ये कारण है, और दूसरा जो टेक्निक की वजह से हमारे पास रडार्स पर्याप्त हैं, सैटेलाइट की इन्फॉर्मेशन पूरी है, बाकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन हमें लोकल लेवल पे जो हिमाचल की भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए हमें कुछ और चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत है, और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, और ख़ासकर सर्वेलेंस को लेके, ऑब्जर्वेशन को लेके हमारा विभाग आगे काम करेगा। जी, जिस तरह से समाचारों में कहा जा रहा है डॉक्टर साहब के 17 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है, प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति बनी हुई है, तो क्या ये स्थिति इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है? क्या ये इससे आगे बढ़ सकता है? ये रिकॉर्ड कहीं किसी नए शीर्ष की ओर तो नहीं जा रहा? देखिए, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी 9 तारीख तक 100% डेफिसिट है, कुछ बारिश और बर्फबारी नहीं, और आगे भी कोई अभी संभावना नहीं है कि कोई अच्छी बारिश बर्फबारी होगी, तो जनवरी हम लेके चलें तो कोई चांस नहीं है, तो डेफिसिट और बढ़ेगा। और अगर जनवरी में बर्फबारी नहीं होती है तो इसका असर आप देख सकते हैं कि स्नो एक्यूमुलेट नहीं होता, बर्फ़ जो है जमती नहीं है, और उसके फिर और जैसे ग्राउंड वाटर में कमी है, फिर इसके बाद दूसरे सेक्टर है वहाँ उसका असर देखने को मिलेगा। तो आगे भी हो सकता है कि ये बढ़े। अगर आगे बढ़ता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो है कुछ अलग जो है रिकॉर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। जी सर, अगर मौसम विज्ञान केंद्र से दी जा रही सूचनाओं के बारे में अगर हम बात करें, तो एक आम व्यक्ति, आम जनमानस इन सूचनाओं तक कैसे पहुंच सकता है? ये कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उन आम जनों तक मौसम संबंधी जितनी भी सूचनाएं हैं वो आसानी से पहुंच सके? इस बारे में क्या किया जा सकता है? देखिए, इसके लिए तो ये है कि हमारे प्रदेश सरकार के साथ काफ़ी अच्छा तालमेल है, और इसके साथ साथ में जितने भी हमारे कम्युनिकेशन के चैनल्स हैं वो तो हैं ही हैं, साथ में एक ऐप है जो कि भारत सरकार का ऐप है, उसको हम बोलते हैं सचेत ऐप, सचेत के नाम से है। तो किसी के भी जिसके पास जो है एंड्रॉयड मोबाइल है उसको डाउनलोड कर सकता है, और इस ऐप में ये होगा कि जो आमतौर पर बारिशें होती है उसका विवरण नहीं होगा, लेकिन जो तेज़ बारिशें होंगी उसका जो है उसको अपने मोबाइल पे वो इन्फॉर्मेशन अलर्ट देख सकते हैं। तो सचेत ऐप काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो कि हर एक आदमी जो है हर एक जगह पे देख सकता है। जी डॉक्टर साहब, अंत में हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, क्योंकि हिमाचल प्रदेश भी जलवायु के इस परिवर्तन से बच नहीं पा रहा है। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के निवासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमें हिमाचल प्रदेश के प्रदेशवासियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आजकल जो है भविष्यवाणियों की जो है काफ़ी अच्छी हो गई है। हमें जो है कम्युनिकेशन के चैनल को एक्सप्लॉइट करना चाहिए, और ख़ासकर बरसात के सीज़न में जब भी हमें कोई प्लान करना है, कोई एक्टिविटी प्लान करनी है, तो मौसम के हिसाब से करें। और जो है मुझे लगता है कि आजकल के समय में हम जो है न केवल अपनी जान माल को, बल्कि जो भी इसके अलावा जो हमारा नुकसान होता है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आज की बात कार्यक्रम के जरिए आपने लोगों तक ये अहम जानकारी पहुंचाई। आपसे फिर किसी कार्यक्रम में मुलाकात होगी। नमस्कार। बहुत धन्यवाद।